मौसा जी होटल का एक संचालक है बिलासपुर में। अभी गुरु बाबा घासीदास की जयंती थी, अभी फिलहाल कुछ ही दिन पहले की बात है। उसने जातिगत टिप्पणी कर दी, जातिगत टिप्पणी कर दी कि एक जाति को लेके उसने ये बोल दिया कि उन लोगों का आज नंगी नाच है, उन लोगों का आज जो भी है, ऐसा कुछ अपशब्द उन्होंने वो उच्चारित किया। वहां कुछ लोग बैठे थे जो उस समाज के थे, युवा थे, वो सुन लिए और ऐसी धुनाई हुई उसकी, ऐसी धुनाई हुई, सार्वजनिक रूप से उन्होंने उसको पीटा भी और ले जाकर के थाने में एफआईआर भी दर्ज कराया और वो व्यक्ति रो रहा था, माफी मांग रहा था। ऐसा क्यों हुआ बताऊं? क्योंकि वो जो लोग पीट रहे थे वो जानते थे कि संविधान मुझे बचाएगा, संविधान में ये लिखा हुआ है कि जाति सूचक गाली नहीं देना है। अगर मैं अभी रूपनारायण भाई को इनका जाति सूचक गाली दे दूं और ये रिकॉर्ड करके फोन से मुझे एफआईआर दर्ज करा दे तो मेरे को जेल हो जाएगी। लेकिन आपको अहिरिन कहा जाता है, हमारी बहू बेटियों को ग्वालिन कहा जाता है। हमें क्या अभी बोल रहे थे, एक और क्या शब्द था कि महतो जनरली मेरी जानकारी के अनुसार झारखंड की एक जाति है, ओबीसी की जाति है महतो। तो महतो क्यों कहा जाता है मुझे तो नहीं पता, आप लोग ज्यादा बड़े बुजुर्ग समझेंगे। तो ये मतलब हमको नीचा गिराने के लिए है ना। एक समाज का व्यक्ति यहाँ आता है, 25 साल का लड़का रहता है, चंदन लगाया रहता है, धोती पहना रहता है, कुर्ता सफेद चमचमाता हुआ रहता है, लंबा चौड़ा कद होता है और हमारे बुजुर्ग लोग खड़े होकर उसका स्वागत करते हैं। जब यही बुजुर्ग हमारे उनके समाज की बैठकों में चले जाएं, जनरली वो हमको बुलाते नहीं है, लेकिन हम चले जाएं तो उनके यहाँ का 25 साल का युवक भी नहीं खड़ा होगा, हमारे यहाँ के बुजुर्ग खड़े हो जाते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मानसिक गुलामी का प्रतीक है। मानसिक गुलामी से निकलना है हमको, है ना। मानसिक गुलामी से बिल्कुल दूर भागिए, शिक्षा की ओर मुड़िए। हमारा उद्धार मंदिर में होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन विश्वविद्यालयों में अवश्य होगा, ये मुझे पता है। अपने बच्चों को बताइए। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण, अभी आदरणीय एक भाई साहब बता रहे थे, उससे पहले कुछ लोग बात कर रहे थे आरक्षण की, रिजर्वेशन की। तो हक से मांगिए, आरक्षण भीख नहीं है, आरक्षण हमारा अधिकार है। लोकतंत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में जाके देखिए, 50-50, 60-60 एमएलए यादव समाज के निकल के आते हैं, 50-50, 60-60 विधायक उत्तर प्रदेश में, बिहार में। और हम लोग मुसलसल जमीन से लेके सदन तक ये लड़ाई लड़ते रहते हैं कि हमारी जितनी संख्या है वो हमको मिले, और मुझे ही नहीं, मेरे जो भाई छूट गए हैं उनकी भी जितनी संख्या है, संख्या के अनुपात में उन्हें भी मिले। अगर मैं अपनी लड़ाई अकेले लड़ते रहूंगा तो वो तो यही चाहते हैं कि तुम अलग अलग रहो, अलग अलग मैं रहूंगा तो हमें मारने में आसानी होगी। जब हम एक हो जाएंगे तो उन्हें मारने में दिक्कत होगी। तो मैं आप सबसे विनती कर रहा हूं, अपने समाज के लोगों को तो संगठित करिए ही साथ वे उन समाज के लोगों को भी अपने साथ संगठित करिए जिनकी समस्याएं आपकी तरह हैं। भाई हम अन्य लोग भी हैं जो हमारी तरह पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, सेम समस्या उनकी भी है। यदि वो लोग आपके साथ आ जाएंगे तो आपकी लाठी और मजबूत हो जाएगी। जब लाठी और मजबूत हो जाएगी तो जब चोट करोगे तो ज्यादा गहराई से उस सामने वाले को चोट लगेगी। तो आवश्यक है कि अन्य समाज के लोगों को भी जोड़िए। आरक्षण में बात कर रहा था कि जन्म सिद्ध अधिकार है, आरक्षण हमारा भीख नहीं है। लोकतंत्र में संख्या बल का महत्व होता है। यदि हमारे समाज की आबादी छत्तीसगढ़ में, मैं उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं, यदि 10% है तो 100 विधानसभा सीटें हैं तो 10 सांसद, 10 विधायक हमारे होने चाहिए। 10 मंत्री बनते हैं तो 1 मंत्री हमारा होना चाहिए। यदि यहाँ पर 100 आईएएस निकलते हैं तो 10 आईएएस मेरा होना चाहिए, 10 एसपी मेरे होने चाहिए, 10 दरोगा मेरा होना चाहिए, 10 शिक्षक मेरे होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में, मैं चूंकि वहां से बिलोंग करता हूं, वहां की राजनीतिक स्थिति को, जमीनी राजनीतिक स्थिति से वाकिफ हैं हम लोग, और बहुत बरसों से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। रमाकांत यादव को आप सुनिए, लक्ष्मण यादव को आप सुनिए, प्रिया ललई यादव को आप सुनिए। और हमारे यहाँ तो एक
मतलब एक समाज से डायरेक्ट वैचारिक मतभेद तो है ही, डायरेक्ट लठबाजी वाला मतभेद भी है। तो वो मतभेद मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे हक का हिस्सा कौन खा रहा है ये जानना होगा। यदि हमारा बच्चा आईएएस नहीं बना तो किसी का बच्चा तो आईएएस बना ना, तो किसका बच्चा आईएएस बना ये जानिए आप। इंटरव्यू में हमारे साथ भेदभाव कैसे किया जाता है आपको मैं बता रहा हूं। इंटरव्यू में अभी एक हमारे वर्ग के बच्चे को जो प्री में मेंस में 7 नंबर दिया गया, 7 नंबर दिया गया। अगर उस इंटरव्यू को जो कमेटी बैठी थी उस कमेटी को आप नाम सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे किस तरह से भेदभाव होता है। और प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उस समिति के द्वारा। उनके वर्ग का बच्चा आएगा तो क्या पूछेंगे, आपके मामा का नाम क्या है? तो किसको नहीं पता अपने मामा का नाम? सबको अपने अपने मामा का नाम पता है। और जब मेरा नंबर आएगा, मेरे वर्ग के बच्चे का नंबर आएगा तो क्या पूछेंगे, मेरे मामा का नाम क्या है? अब मैं कैसे जानूंगा आपके मामा का नाम क्या है? उसको 10 में 10 नंबर मिलेगा, मेरे बच्चे को 1 नंबर मिलेगा। ये भेदभाव होता है। और एक चीज, एक सरकार है, मैं नाम नहीं लूंगा चूंकि ये सामाजिक बैठक है, वो जहां हम आरक्षण मांगते हैं, जिन संस्थानों में हमें नौकरियां मिलती हैं वे संस्थान बेच दिए जाएंगे तो संविधान की उस मूल भावना का क्या होगा जो संविधान की मूल भावना कहती है कि सभी वर्गों को सामाजिक न्याय मिलेगा, सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय हमको कहाँ मिलेगा जब हमारे बच्चे 10 बच्चे हमारे इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद भी यदि वे गूगल में नौकरी खोजने जा रहे हैं, यदि वे अदानी के यहाँ नौकरी खोजने जा रहे हैं, अंबानी के यहाँ नौकरी खोजने जा रहे हैं, तो ये सामाजिक न्याय नहीं है। सामाजिक न्याय ये है कि यदि हमारा बच्चा इंजीनियरिंग किया हुआ है तो उसको सरकारी संस्थाओं में नियोजित किया जाए। यदि वे संस्थाएं बिक जाएंगी तो हमारे बच्चे नौकरियां कहाँ मांगने जाएंगे? रेलवे बिक जाएगा, ओएनजीसी बिक जाएगा, इंडियन ऑयल बिक जाएगा, बीपीसीएल बिक जाएगा, कोल इंडिया बिक जाएगा, सेल बिक जाएगा, भेल बिक जाएगा, सरकारी संस्थाएं, शिक्षा विभाग बिक जाएगा और स्वास्थ्य विभाग बिक जाएगा। तो फिर हम नौकरियां क्या अदानी, अंबानी, बिरला, गोदरेज, ये बड़े बड़े जो कारपोरेट घराने हैं उनसे मांगने जाएंगे? वो हमें नौकरियां देंगे? क्यों देंगे वो? तो सरकारी संस्थाओं को बचाने की भी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि यदि आप पढ़े लिख तो लोगे लेकिन सरकारी संस्थाएं नहीं रहेंगी तो नौकरी कहां मांगोगे आप? नौकरी कहां मिलेगी फिर आपको? तो ये भी आवश्यक है, सरकारी संस्थाओं को बचाने की भी लड़ाई हमको लड़नी है। बहुत सारी बातें हैं, चूंकि यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, संध्या का बेला हो चुकी है, सुदूर अंचल है, जशपुर सन्ना ये पाठ क्षेत्र है जो, और मुझे भी दूर जाना है। फिर बैठेंगे हम लोग, बहुत सी बातें हैं, खूब सारी बातें करेंगे, कुछ आप अपनी सुनाना, कुछ मैं अपनी सुनाऊंगा। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभाशीष, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने मुझे सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।